हिजाब कंट्रोवर्सी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब देश के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसी समय कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी उभर कर आया था और उस लड़की का आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था। कॉलेज जाने वाली छात्रा थी, उनका वीडियो वायरल हुआ था, हंगामा हुआ था। राइट विंग हिंदू और उधर से भी अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे, इधर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इसी बीच 5 लाख इनाम देने की घोषणा हुई और तमाम इस पर राजनीति भी हुई और मामला न्यायालय में भी गया। और आज कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से इस मुद्दे पर फैसला आया है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लंदन यूनिवर्सिटी से अरविंद है। और अरविंद ने उस समय भी अपना पक्ष रखा था कि यह मामला कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब बहुत ही तार्किक तरीके से संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हुए इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो आज जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, उसमें क्या है, कैसे समझा जाए, तमाम इश्यूज को बात करने के लिए, उस पर बात करने के लिए अरविंद को हमने फिर इनवाइट किया है। अरविंद, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी, मुझे इस मुद्दे पर आमंत्रित करने के लिए। और मैंने जो है आपके दर्शकों को इस पर पहले ही जो है इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। लगातार चंद लोगों में मैंने अकेले ही ये पोजीशन लिया था और मैंने कहा कि नहीं, ये सस्टेन नहीं करेगा। कॉलेजों में जो है जहाँ ड्रेस कोड लागू है वहाँ का ड्रेस कोड वायलेट कराने का की जो कोशिश है ये गलत है और ये जो है बेसिकली इस्लामाइजेशन की एक कोशिश है जिसके अगेंस्ट जो है लोगों को रजिस्ट करना चाहिए। हालांकि तमाम लोग उससे सहमत नहीं हुए थे और मतलब जिसको नहीं सहमत होना हो वो अभी भी सहमत ना हो, लेकिन हमने जो आपके साथ 2 वीडियो में बातचीत किया था उस पे मैंने क्लैरिफाई कर किया था कि ये जो है क्यों ये मुद्दा जो है आपका सस्टेन नहीं करेगा कोर्ट में। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता, जो कि संविधान के आर्टिकल 25 में के तहत नागरिकों को गारंटी किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मतलब अगर क्विकली मैं इस मुद्दे को रिफ्रेश कर लूं तो ये मुद्दा जो है ऐसा नहीं था कि बहुत बार हम लोग जो है बहुत ब्लाइंड हो जाते हैं और ये देखते हैं कि जब कोई रजिस्ट करता है तो हमें लगता है कि जो है ये कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से ये इस मुद्दे पर लोग जो है हम पोजीशन देखते हैं कि वहां जो है अब चूंकि देश भारत में राइट विंग का इमरजेंस है, तो जब वो राइट विंग कुछ भी बोलता है तो हम इससे देखते हैं कि ये सारा गलत ही बोल रहा होगा या ये सारा सही ही बोल रहा होगा। हमारा ये लार्जर अंडरस्टैंडिंग है। बाइनरी में देखते हैं, बाइनरी में देखते हैं, जो कि गलत चीज है। हिजाब जो है, हिजाब की कंट्रोवर्सी वो एक वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्सी है और हिजाब लेकर दुनिया भर में लोग आंदोलन चला रहे हैं और वैसा ही आंदोलन, उसी आंदोलन के तहत उन लोगों ने 1 फरवरी को, आई थिंक 1 फरवरी को वर्ल्ड हिजाब डे डिक्लेयर कर रखा है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। सो इसमें जो है जो वर्ल्ड हिजाब डे है इसके खिलाफ भी लोग खड़े हुए हैं ग्लोबली। तो दोनों ही मतलब वो ये केवल वो नहीं है जो ग्लोबली खड़े हैं, वो लोग भी, वो महिलाएं भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि वर्ल्ड हिजाब डे का विरोध करती हैं। तो वो, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी सी है। यहाँ पर क्या हुआ कि कर्नाटक में 1 फरवरी को वर्ल्ड हिजाब डे मनाए जाने, 1 फरवरी या 1 मार्च, उसको करेक्ट कर लीजिएगा चेक करके जो है। सो वहाँ उसे जो है उसे फरवरी 1 फरवरी, हाँ। सो उसे जो है मनाए जाने की प्रॉपर तैयारी थी और वो मनाए जाने की तैयारी कराने में जिस संगठन का रोल आ रहा है वो है पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसका छात्र विंग है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये केरला बेस्ड जो है जो इस्लामिक पार्टियां हैं उनके जो है छात्र संगठन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि सऊदी अरब और अरब से फंडिंग होती है। वो पता नहीं, वो गवर्नमेंट का इशू है, कितना वो इंक्वायरी करे क्या है। बट विन ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को वहां जो है मतलब वर्ल्ड हिजाब डे मनाने के लिए सबको, लड़कियों को तैयार किया कर्नाटक में और कहा कि जो है आपको
ये करने के लिए आना चाहिए और 1 तारीख को सारे लोग पहन के आए। तो वो उस वर्क को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो है एक एक दो दो लड़कियों को कन्विंस किया, और पूरा जो है जिस लड़की के बारे में ये सब कहा जा रहा है कि उसने ये किया, जब बाद में लोगों ने उनका ट्विटर विटर खंगाला तो पता चला कि उनसे पूछे कि आप CFI से जुड़े हो, कहे नहीं हम जानते भी नहीं है। और जब ट्विटर खंगाला गया तो पता चला कि वो 3 महीना पहले उनके सारे ट्वीट जो है रिट्वीट करते थे। तो बिना जाने हुए लोग रिट्वीट कर रहे थे। तो ये सब हो रहा था, मतलब लार्जली वो एक बड़ा जो है जो ग्लोबल मूवमेंट था उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर किया जा रहा था, और उसके लिए जो है जो कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस और उसकी डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन किया जा रहा था। अब उसमें हुआ ये है कि इसको लेकर वहां पर राइट विंग ने रजिस्ट कर दिया, और रजिस्ट जब कर दिया तो ये बवाल हो गया। फिर नहीं तो मतलब हो सकता, ये भी हो सकता है कि स्कूल कॉलेज जो है दबाव में आ जाते, दबाव में आके जो है कहते कि चलो हम अपना ड्रेस कोड बदल लेते हैं, इनकारपोरेट कर लेते हैं। तो ये हुआ। और इसके बाद अभी जब आप देखते हैं तो क्या हुआ है कि जब मैंने वो पोजीशन लिया था उस समय कि क्यों ये गलत था, उसमें 2 रीजन से। एक तो मतलब मैं ग्लोबली देखता हूँ कि चीजें ये ग्लोबल हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जो इंडिया में रेजिस्टेंस हो रहा था और जो है कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, नहीं, वो ग्लोबल मूवमेंट था जो इंडिया में मैनिफेस्ट हुआ, उसके खिलाफ वहां लोकली लोगों ने रजिस्ट किया। लोग इसमें बिगिनिंग में ही कहे कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का वायलेशन है, और उसी से लोगों ने अपने आर्गुमेंट्स को ड्रा किए। सो मैंने आपके ही चैनल पे बताया था कि जो संविधान के अनुच्छेद 25 है उसमें 3 आधार पर, वहीं पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया है कि 3 आधार पे धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है आपकी। वो एक है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है हेल्थ, तीसरा मोरालिटी है। इसके बाद उसका एक क्लॉज ये भी है उसमें कि संविधान के पार्ट 3 में, मतलब जो अनुच्छेद जो है, जो पार्ट 3 मूलभूत अधिकारों का सेक्शन है, उसमें दूसरे भी जो रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है वो भी लागू होंगे। सो मान लीजिए कि अनुच्छेद 17 छुआछूत को बैन करता है, तो वो भी लागू होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमको, हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता है इस वजह से हम छुआछूत करेंगे। तो आप देखेंगे कि मंदिरों के खिलाफ जो है जो कार्रवाई वगैरह होती है पुजारी के खिलाफ, वो उसी के तहत होती है कि आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अगर अनुच्छेद 17 प्रतिबंधित किया है तो आप पर नहीं लागू होगा, तब आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ऐसे ही अनुच्छेद 19 में जो है उसमें बात की गई है कि देयर शैल बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो सब जगह लागू होता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब अगर कोई जो है कोई पुजारी या साधु लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देगा, ये करेगा वो करेगा, और कहेगा ये हमारा तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो राइट टू मीन्स रिलीजियस फ्रीडम है जिसके तहत हमें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, तो वो उसको कतई नहीं जो है वो अलाउ होगा। वो अनुच्छेद 19 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आएगा, लागू होगा। इसके बाद जो है जो आर्टिकल 20 और 21 है, उन सब में एक और बात कही गई है कि रूल ऑफ द लॉ की बात की गई है कि देश में कानून का शासन होगा। अगर कोई कानून एग्जिस्ट करता है और जो है उस कानून को की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया हुआ है, कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया है, तब भी जो है अगर आपको कुछ ऐसा काम करते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं जो उन कानूनों को वायलेट करता है, तब भी उस पर रोक लगाई जाएगी। यहाँ ऑलरेडी देखिए नियम था ही कि कॉलेज ने पहले से नियम बना रखा था कि आप जो है एक ड्रेस कोड पहन के है, वो ड्रेस कोड पहन के आना है आपको। अब आप उस ड्रेस कोड का वायलेशन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 25 के तहत हमको फ्रीडम ऑफ मीन्स रिलीजन का वायलेट कर रहा है। उसके लिए आपको पहले जो है वो लॉ चैलेंज करना पड़ेगा। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो बात जो कि उस समय भी मैं कह रहा था, ये हर जजमेंट में यही होता है। धर्म से जुड़े जो भी मामले होते हैं उसको संविधान अनुच्छेद 25 को परिभाषित करने के लिए कोर्ट की बड़ी बेंचों ने
जजमेंट दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया है, एक सिद्धांत बताया है, जिसको कहा जाता है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म। और उस डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म के तहत कुछ कुछ धर्मों को उन्होंने डिफाइंड किया हुआ है, कि जैसे सिखों में कृपाण लेके चलना, पगड़ी पहनना, ये उनका जो है इसेंशियल प्रैक्टिस है। ऐसे ही हर धर्म की कुछ कुछ इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं। उन इसेंशियल प्रैक्टिसेस को के लिए ही अगर आप रजिस्ट करते हैं, तभी आपको माना जाएगा कि जो है आपका फ्रीडम, आप अगर अगर उन इसेंशियल प्रैक्टिस से आपको रोका जाता है, तभी माना जाता है कि आपका जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेट हुआ है। और उसमें जो है, अगर इस्लाम की बात करें तो 5 प्रैक्टिसेस को कोर प्रैक्टिस माना गया है, इसेंशियल प्रैक्टिस माना गया है। पहली प्रैक्टिस है कलमा, दूसरी प्रैक्टिस है नमाज, तीसरी है रोजा, चौथी हज और पांचवी जकात। ये जो है 5 प्रैक्टिसेस को इम्पोर्टेंट, मतलब इसेंशियल माना गया है। और ये कोई ऐसा नहीं था कि जो है हिंदू जजों ने इस पर फैसला दिया है। ये जो जिन बेंच ने फैसला दिया, उसमें जो है मुस्लिम जज शामिल रहे हैं। इस मामले में भी मुझे मतलब कहीं से मैंने पढ़ा था कि एक मुसलमान जज थे और वो कुरान लेके गए हुए थे इसेंशियल प्रैक्टिस के, जब डिबेट हो रहा था तो वहां बात करने के लिए, जब लोगों ने आर्गुमेंट देना शुरू किया कि ये वहां मैंडेटरी है। इसको थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है कि खबर गलत रही हो, आजकल कुछ भी फैल जाता है, बट ये मैंने पढ़ा था। सो इस वजह से लॉ जो है वो बिगिनिंग से ही बहुत क्लियर था इस पर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी वो बहुत क्लियरली डिफाइंड थी। और जो लोग भी संविधान वगैरह को पढ़ते हैं, इसके बाद उस पर उसकी जजमेंट, उसकी कमेंट्रीज पढ़ते हैं कि कैसे संविधान को लागू किया जाता है। संविधान के साथ दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ केवल लोग जो है उसके आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, हाँ देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो पढ़ लिया लोगों ने ऐसे ही। नहीं, उसको कैसे लागू किया जाता है, उसको लागू करने के क्या क्या मैकेनिज्म्स बताए गए हैं, क्या क्या कानून पास हुए हैं, क्या क्या जुडिशियल रूलिंग्स हैं, इनकी समझ होना बहुत जरूरी होता है। और मैक्सिमम लोगों को इन्हीं चीजों की समझ नहीं होती है। जब इन चीजों की समझ नहीं होती है, तो जो है वो कुछ भी कहते हैं। अब इस मामले में हर कोई एक तरफ से गाना गा रहा था कि ये 25 संविधान के अनुच्छेद 25 का वायलेशन है। मैंने केवल आपके चैनल पे बैठ के कहा कि नहीं, ये वायलेशन नहीं है, ठीक है। इवन कपिल सिब्बल अगले दिन ही भाग के चले गए थे 7 सदस्यीय बेंच की मांग करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। क्यों गए थे? क्योंकि उनको भी पता है कि जो है ये टेनेबल नहीं है, इसेंशियल प्रैक्टिस के डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है। अब वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने पास किया है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले उसको 2 जज बेंच सुनेगी, 2 जज की बेंच जो है उसको कैंसिल आउट करेगी, रिजेक्ट करेगी। अगर जो है उसको, अगर इनके तर्क कन्विंसिंग लगेंगे, तब उसको वो 5 सदस्यीय बेंच के पास भेजेगी, जो कि अब 5 सदस्यीय बेंच ऑलरेडी इस पर कह चुकी है कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म के तहत जो है रिलीजियस फ्रीडम को परिभाषित किया जाएगा। अब उसको बदलने के लिए इन्हें जो है 7 सदस्यीय बेंच बनवानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, जो संभव नहीं है। मतलब वो संभव नहीं है कि इस तरह के इश्यूज को उठाने के लिए। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा आज, ये बताइए। वही उसने बताया कि जो मतलब एक चीज ये बताया कि सारे अखबारों की आज वो हेडलाइन है, जो हमने आपके चैनल पे कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म का वायलेशन है। आज वो सारे अखबारों की हेडलाइन है कि जो है हिजाब इज नॉट इसेंशियल प्रैक्टिस, इट वायलेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म। तो एक चीज ये कहा है। दूसरी चीज ये उसने कहा है कि जो छात्र हैं, जो इन चीजों को लेकर जिद कर रहे हैं, उनको काउंसिल किए जाने की जरूरत है। कुछ इस तरह का भी कुछ जो है ओपिनियन उसने कहा। एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी इस मामले में उसने सुनवाई के दौरान जो है आईबी की रिपोर्ट भी मांगा था कि जो सीएफआई और इन सारे का रोल इस मामले में जो रहा है, उस पर रिपोर्ट भी मांगा था कि क्या जो है, क्या कहते हैं कि उन लोगों ने किस तरह इसको प्रेसिपिटेट किया, जो है भड़काया इस इशू को। चलिए, तो इस पे नजर रखिएगा। फिर आपने जो कहा था, जो बातें कही थी आपने पहले भी, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसी लाइंस पे है, और आप ठीक ही कह रहे थे। सोशल मीडिया पर आपका काफी विरोध किया जा रहा था कि ये बेसिक बात है कि हिजाब का जो मामला है वो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिज्म का पार्ट नहीं है। हाँ, सिर्फ 5 प्रैक्टिसेस हैं हाँ, इस्लाम में जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ
इसेंशियलिज्म का पार्ट है। नटशेल पार्ट। में एक हाँ हाँ हाँ। जरूर। जैसे जैसे इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि केरला में जो विवाद हुआ था सबरीमाला मंदिर मंदिर में जो जाने का महिलाओं को के एंट्री पर विवाद हुआ था, तो वहां भी डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म ही लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको बैन किया। सो उसमें उन लोगों ने, मतलब जो सबरीमाला के उसको डिफेंड कर रहे थे, उन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म यूज किया, वही थियरी, और कहा कि आपने ये थियरी दिया हुआ है, और जो है सबरीमाला में, सबरीमाला चूंकि वो जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो जो है वहाँ मेंसुरेटिंग वीमेन नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सेलिबेसी ग्रहण किया था, रिनंसिएशन किया था। तो इसको लेकर जो है फिर मतलब कहे वो हमारी इसेंशियल प्रैक्टिस है कि ये नहीं जाएंगे। तो उनसे जो है कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप साबित करिए कि कभी भी वहां पर कोई भी मेंसुरेटिंग वीमेन आज तक गई नहीं है, कभी आपने किसी को नहीं अलाउ किया है। और जब ये इसको ढूंढा जाने लगा, मतलब ये साबित भी करना पड़ेगा ना जब आप क्लेम करेंगे तो, और उसमें कोर्ट ने उठा के उनको दिखाया कि रानी जो थी वहां की, वो जाया करती थी। तो जब रानी जाती थी, रानी जो है 14 से 45 साल की उम्र की रानी जो होती थी वो जाती थी, तो जब राजघराना जाता था तो जो है इसका मतलब वो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है आपकी, वो आप वायलेट करते हैं। कुछ लोगों के लिए, प्रिविलेज लोगों के लिए वायलेट करते हैं, अंडर अनप्रिविलेज लोगों के लिए जो है उसको प्रैक्टिस बनाते हैं। तो उस बेसिस पर जो है कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। अब जो है सबरीमाला का जो वो है वहां महिलाओं के जाने पर जो रोक है उसको इलीगल करार दिया था। तो वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म की प्रैक्टिस है वो सब में नहीं, मतलब वो हर जगह जो है उसका यूज हो सकता है। वो सिखों के रिलीजन को डिफाइन करने के लिए वो यूज करते हैं, वो इवन हिंदुइज्म के, ये सबरीमाला बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इनफैक्ट हमको वही जजमेंट पढ़ते समय इसके बारे में बहुत क्लैरिटी आई थी कि जो है वो कैसे बताते हैं कि जो है कुछ में फाइंड आउट भी करते हैं, जैसे इस्लाम वगैरह के केस में जो है जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन माने जाते हैं उनमें जो है इसेंशियलिज्म की डॉक्ट्रिन कौन कौन सी इसेंशियल चीजें हैं वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है। लेकिन जैसे हिंदुइज्म वगैरह है जो डिफाइंड रिलीजन नहीं है, तो नहीं डिफाइंड रिलीजन है तो उसमें जो है उन्होंने बहुत चीजें नहीं बताया है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये हमारे रिलीजन की इसेंशियल प्रैक्टिस है, तो वो कहेंगे साबित खासा, करना। तो आपको साबित करना होगा। केरला में जैसे उन्होंने कहा कि साबित करिए कोई भी महिला नहीं गई, और वो फेल हो गए, एक एग्जाम्पल से फेल होके, और उनका पूरा जो है वो खारिज हो गया। चलिए शुक्रिया अरविंद। और दोस्तों, अरविंद थे पहले, करीब 1 महीना पहले, 1 महीना से ज्यादा हो गया, इन्होंने ये बात कही थी कि हिजाब का जो मामला है बेवजह तुल दिया जा रहा है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिज्म का पार्ट नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया अरविंद, और आप सब को जय भीम, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे। चीज और एक चीज और ऐड कर देना चाहूंगा कि खासकर जो यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, आपके चैनल को खूब सुनते हैं, जी। और को मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ना चाहिए। एक एक जजमेंट, मतलब आप सारा जजमेंट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कुछ कुछ इसेंशियल जजमेंट है, जैसे ये जजमेंट ये बहुत विवादित है, तो इसको आप एक बार उठा के डाउनलोड करके अगर आप पढ़ डालेंगे तो आपको राइट। बहुत ढेर सारी चीजें, मतलब वो एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होता है, बहुत ज्ञान अर्जित होता है उससे जब जजमेंट पढ़ा जाता है। तो ये वर्क लोग कर सकते हैं। थैंक ठीक यू। है, शुक्रिया अरविंद, जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया।